नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरह रहे आज के। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, मतलब कि हिंदी में बोले तो भेदने की क्षमता, किसी भी चीज़ को पार करने की क्षमता, अंदर जाके घुसने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, अल्फ़ा बीटा एक्स या फिर गामा रेज। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा का तो हमको पता है कि गामा की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा की तो सबसे कम होती है, बीटा की उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। और जो मैं लिख के बताती हूँ आपको, देखिए अल्फ़ा की सबसे कम, बीटा की थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पर गामा की सबसे ज़्यादा होती है ना, लेकिन इस गामा से पहले थोड़ी कम एक्स की होती है और सबसे ज़्यादा गामा की होती है। तो ये थोड़ा सा एक्स बीटा अल्फ़ा बीटा गामा हमको पता था कि अल्फ़ा की सबसे कम होती है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक्स भी आ गया ना तो एक्स से कंफ्यूज कर दिया। तो एक्स जो है ना वो गामा से थोड़ी कम पेनिट्रेटिंग पावर इसकी होती है, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट, बाई सेकेंड इनिशियल एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज मोर। चलिए इसको देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, पर कोई बात नहीं। हमें पता है कि इसका जो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए क्या होता है। 3d5 और 4s1 होता है ना, नहीं होता नहीं होता, क्या मैं गलत हूँ बताइए। 3d5 4s1 वैसे तो होना चाहिए क्या, 3d4 4s2 है ना, 3d4 4s2, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं डी ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आके इसको 3d5 करता है और 4s1 कर देता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, मैंने बोला 3d5 होता है, अच्छा 3d5 और 4s1, ठीक है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के जाते ही क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, सोचिए 1 2 3 4 5, अरे भाई ये तो पूरे हाफ फील्ड हो गया। और कम्प्लीटली हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फुल्ली फील्ड जो होता है ना ऑर्बिटल्स, वो तो हाईली स्टेबल होता है। तो इसलिए क्या होगा कि ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा पहले, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अगर आप शॉर्टकट आंसर लिखेंगे तो आप बोलोगे कि जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ब्रोमीन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन बाय द एक्शन ऑफ। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ब्रोमीन ये कह रहे हैं ना कि जो पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr, इसमें से ब्रोमीन को कौन हटा सकता है, किसकी इतनी मजाल है, किसकी इतनी हिम्मत है कि ब्रोमीन को हटा सकता है। क्या आयोडीन हटाएगा, क्या क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये हटाएंगे। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तो हटा दीजिए आप, क्योंकि ये कुछ इसी टाइप के कंपाउंड हैं, ये तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। KBr को अगर किसी की हिम्मत है हटाने की तो वो Cl2 की है, क्लोरीन की है। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं आयोडीन हटा पा रहा है, इसलिए नहीं पहले क्लोरीन का बता दो, क्लोरीन क्यों निकाल पा रहा है। एक्चुअली क्लोरीन क्या होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ना ये जो क्लोरीन होता है ये ब्रोमीन को आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके Br2 के फॉर्म में अलग कर देगा। बिल्कुल ये क्लोरीन ही कर सकता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना, तो ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो KBr का Br को Br2 में कन्वर्ट कर देगा, और कह सकते हैं कि क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन इसीलिए। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रोमीन की बात करें, चलिए ये रिएक्शन पूरी कर लेते हैं पहले। तो ये बन जाएगा आपका KCl प्लस Br2, 2KCl प्लस Br2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2KBr। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, बट ये आयोडीन नहीं कर पाएगा क्योंकि आयोडीन जो होता है ना उसका साइज़ बड़ा होता है और वो रिएक्टिव कम होता है, ये नहीं हटा सकता ब्रोमीन को, क्योंकि ये ब्रोमीन से कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव वाला जो है वो उसके सॉल्यूशन में से उसको नहीं हटा सकता, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे जैसे हम डाउन टू दी ग्रुप जाते हैं ना, तो रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत क्या कम होने लग जाती है, लार्जर साइज हो जाता है ना, तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम होने लग जाती है। आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से कम है, तो वो इसलिए उसको रिमूव नहीं कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरा एल्यूमिनियम इज एन अलॉय ऑफ विच मेटल। देखिए अभी तक हमने जितने भी मेटल्स पढ़े थे ना, उनमें कभी वो दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता था अलॉय, कभी 3 का होता था, ऐसे हमने सारे लर्न कर डाले। लेकिन यहाँ पे ड्यूरा एल्यूमिनियम का देखिए, जितना तो बड़ा इसका नाम है उतना ही इसमें मेटल्स भी हैं। अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, ये सब इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और मिक्स होकर मेटल अलॉय बनाते हैं ड्यूरा एल्यूमिनियम। ड्यूरा एल्यूमिनियम क्या है, ये क्या काम है इसका? ये बहुत ही हार्ड होता है ड्यूरा एल्यूमिनियम। और क्या करता है, कुछ पता है आप लोगों को? अगर आप पता है तो बताइए ड्यूरा एल्यूमिनियम क्या करता है। ड्यूरा एल्यूमिनियम ये ना, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना उनको बनाने के काम में आता है। ये बहुत ही हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द पॉलीमर ऑफ रबर? रबर का पॉलीमर आइसोप्रीन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोप्रीन। कल मैंने आपको ब्यूना एस के बताए थे, याद है? ब्यूना एस में ही इसके क्या मोनोमर छुपे हुए थे, 1,3-ब्यूटाडाइन, BU से 1,3-ब्यूटाडाइन और SS स्टाइरिन। वैसे ही रबर का भी पॉलीमर का डालते तो आइसोप्रीन। ठीक है। वाई MgCl2 इज लीनियर वाइल SnCl2 इज एंगुलर? क्यों, ऐसा क्यों है भाई? MgCl2 SnCl2 देख, पढ़ने में तो सेम लग रहा है, MgCl2 SnCl2 दोनों ही प्लेन लीनियर होने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए MgCl में तो क्या है, तो एक Cl इधर एक Cl इधर, कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है। बट अगर आप Sn में देखोगे ना, Sn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 है ना। इसमें एक लोन पेयर रह जाता है, यहाँ पे ये लोन पेयर रह जाता है। ये लोन पेयर क्या करता है, इसके ज्योमेट्री को चेंज कर देता है। इस तरीके से ज्योमेट्री हो जाती है इसकी। देखो SN लोन पेयर है ना, और इधर Cl, ये देख लो, ये लोन, इनके बीच में रिपल्शन होने लगी है ना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो रिपल्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड जो है ये पास आने लग गए हैं। ये देखिए पास आने लग गए है ना। तो मतलब जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो किस में चेंज हो गया है, किस में चेंज हो गया होगा? वी शेप टाइप में। एंगुलर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी इसको बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन CaCl इज हीटेड टू अबाउट 760 kg? बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। CaCl को अगर हम 760 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, कह रहे हैं ये क्या होगा, पता क्या होगा? ये NaCl स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट ट्रांसफर्ड इनटू NaCl स्ट्रक्चर। और अगर NaCl को फिर CaCl बनाना है तो क्या करोगे? हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर दे देंगे ना तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वापस NaCl में। अमेजिंग क्वेश्चन है ना। प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर CaCl में। CaCl NaCl में बन रहा है हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 7 कितना है, 760 केल्विन। और वापस फिर अगर CaCl बनाना है तो हाई प्रेशर डाल दीजिए। वाई डू एजो डाइज नॉट इम्पार्ट फास्ट कलर टू फैब्रिक? फैब्रिक्स में फास्ट कलर क्यों नहीं देता है भाई? डार्क कलर्स क्यों नहीं देता है, ब्राइट कलर्स क्यों नहीं देता है? चलिए, तो ये ड्यू टू सरफेस एडजॉर्प्शन। ये सरफेस पर क्या हो जाते हैं, सरफेस पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी कि एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये अंदर फैब्रिक तक नहीं जा पाते हैं। एक तरीके से डाइस के जो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं, बाहर ही एड्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से ये फास्ट कलर्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक्चुअली दो तरीके से एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल और फिजिकल। एक तरीके से ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाए ना, अंदर फंक्शनल ग्रुप तक ये पहुंच जाए डाइस अंदर, और उस पर अटैक कर दे फंक्शनल ग्रुप पर, तो फिर वो कलर्स कैसे होंगे, फास्ट कलर्स, डार्क कलर्स, ब्राइट कलर्स होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ ट्राइमर ऑफ SO3? SO3 का ट्राइमर अगर हम बात करें तो 3 गुना कर लीजिए, H3O 3 9। अब इसका स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरीके से बनता है। 3 तो आप S बना दीजिए,
पता है आजकल ट्रेंड में है ये पूछने का क्वेश्चन कि बताइए एस ओ, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस स्ट्रक्चर की एस ओ एस कितने होंगे, ये बॉन्ड कितने होंगे, और पूछ देंगे एस डबल बॉन्ड ओ कितने होंगे, बताओ नंबर ऑफ एस ओ एस बॉन्ड और नंबर ऑफ एस ओ बॉन्ड। तो इसलिए मैं ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, एस 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 एस, ठीक है। तो देख कितने हैं, O9 है ना, तो O9 ऐसा करते हैं, 2 2 4, ठीक है। इन दोनों को O दे दीजिए, इन दोनों को O दे दीजिए, इन दोनों को O दे दीजिए, यानी कि एस ओ एस एस ओ एस एस ओ एस एस ओ एस, 3 बॉन्ड तो ये हो गए, एस ओ एस के 3 हो गए, लगे हाथ हिसाब भी लगाते रहते हैं। अब हमें एस ओ बॉन्ड ढूंढने हैं, चलिए स्टार्ट करें। 3 O यूज़ हो गए, 6 O बच गए, तो 2 2 दे दो सबको, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, हो गए 6 7 7 8 9, राइट। तो एस ओ बॉन्ड कितने हैं, एस ओ बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, एस ओ बॉन्ड हैं 2 2 4 2 6, ठीक है। चलिए, हाँ, व्हाट हैपन व्हेन HgCl2 इज डिकम्पोज्ड, क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। HgCO3 को जब हम डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोजिशन तो 3 तरीके से होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, होता है 3 तरीके से। इलेक्ट्रिक करंट से आप डिकम्पोज कर सकते हो, हीट दे के आप डिकम्पोज कर सकते हो, और तीसरा तरीका क्या है बता सकते, लाइट, वो जो ऊपर से लाइट आ रही है ना। 3 तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो Hg को जब तोड़ते हैं ना तो Hg निकलता है CO2, जहाँ CO3 होगा ना वहाँ CO2 तो निकलेगा ही, और हाफ O2 भी निकलेगा। अब इसके अलावा 1 2 और बताऊँ जो पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ये तो Hg का लिखा हुआ है ही, एक और बताती हूँ, एक क्या मेरे पास तो 3 4 हैं, चलिए बात कर लेते हैं PbCO3 की। PbCO3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये 10th की बुक में है ही, PbO प्लस PbO बनेगा और CO2 निकलेगा, ठीक है। एक और बता देती हूँ, चलो Li2CO3, ये भी इम्पॉर्टेंट है, Li2CO3, हीट दे दीजिए, इसको भी हीट दे दीजिए, Li2O प्लस CO2, ठीक है। एक और बताना चाहती हूँ, किसका बताऊँ, AgCO3 का, Ag2CO3, हीट Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लर्न कर लीजिए, है ना। मैं कल फिर नए क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।